हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? इन सारी बातों को तो हम नॉर्मली करते ही हैं, बट आज का ये जो वीडियो रहने वाला है या जो आज का सेशन रहने वाला है, उसको शुरू करने से पहले एक दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो क्या है, वैसे तो ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं ये 10th के बच्चों के लिए होती है, इसलिए क्योंकि यार आपको सामने दिख ही रहा है ना, हम 10th की केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। 10th जो है बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो हमारे कई ऐसे छोटे भाई बहन दोस्त हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाई एकदम बिल्कुल लगे पड़े हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छी बात है, पर दोस्तों इस चीज़ को भी उतना ही ध्यान रखना है कि पढ़ाई के अलावा भी आपको इस समय जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं उनको एंजॉय भी करना है। यार देखो, पढ़ाई तो है वो चलनी ही है, आज भी चलनी है, कल भी चलनी है, बड़े हो जाओगे तब भी करनी है। बट साल में कोई एक दो इवेंट जो आपके आसपास होते हैं, भले ही वो कोई त्यौहार हो, जिस भी धर्म के आप हो, भले ही वो आपका बर्थडे हो या कोई और चीज़ है, उसको भी उतना ही सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मोमेंट जो आपके आसपास हो रहा है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। इसलिए जो हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, साथी हैं, जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट आई सजेस्ट यू कि आप उन मोमेंट्स को भी इंजॉय कर लो जो आपके आसपास हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुशियाँ आपसे होती, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स हों, कोई आपका खास दोस्त हो, या कुछ भी ऐसे लोग हों जो आपके आसपास आपके लिए एफर्ट लगाते हैं, आपके साथ जुड़े होते हैं। तो मेक श्योर कि आप उनको खुशी दे पाए। ठीक है, इसी अच्छी बात से हम शुरू करेंगे आज का ये सेशन, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू ऑल ऑन शिक्षास्त्र यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राहुल और हम 10th जर्नी को एंजॉय कर रहे थे और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहां आपको सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, आप अच्छे से उनको देख सकते हैं। अब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। यार नॉमेनक्लेचर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है नामकरण। जैसे कि हमारा और आपका, हमारा मतलब है ना, एक जनरल नाम बता रहा हूँ। मेरा एक नाम है, जैसे कि मेरा नाम राहुल है, मेरा घर का नाम कुछ और है जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मजाक नहीं उड़वाना है मुझे, बट चलो मान लो कुछ भी एक नाम है, ठीक है। अब राहुल का मतलब है ना, पॉलिटिशियन वाले राहुल मत से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप मुझे अपना एक नया नाम दे दें। बट द पॉइंट इज कि हर एक इंसान का किसी किसी का 2 नाम होते हैं, किसी के 3 नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। ये जो नाम होते हैं क्यों होते हैं? जब भी आप किसी को बुलाना चाहते हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी की बारे में आप चीज़ें शेयर करना चाहते हो, है ना। मान लीजिए मैंने किसी को कॉल किया, अब बोलने से पहले उसको हेलो समथिंग बोलना पड़ेगा ना, कि हेलो रमेश या हेलो फलाना ढिमकाना, है ना। बस ऐसा उठा के सीधा सीधे बात तो नहीं कर सकते ना, आपको उसको क्या करना होता है, ग्रीट करना पड़ता है। हाय हेलो के बाद उसका नाम तो लेना पड़ेगा। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंसानों का हो चाहे वो कंपाउंड्स का हो। अब कंपाउंड्स की बात हम क्यों करते हैं, खासकर कार्बन कंपाउंड्स की। देखो आपने यदि ध्यान से पढ़ा हो तो हमने एक प्रॉपर्टी डील की थी, नॉट डील, डिस्कस की थी कार्बन की, जिसे हम बोलते थे कैटनेशन प्रॉपर्टी। यानी कि जो कार्बन है ये हमें क्या कहता है, कार्बन कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ब्रांचेस बनाने की क्षमता है। कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ने की, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ने की एकदम अलग ही ताकत है ना, यानी कि बहुत लंबा लंबा वो कांड कर सकता है। अब यदि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट, इतने ज़्यादा कंपाउंड आप कार्बन के बना सकते हो, तो यार उनके नाम भी तो होने चाहिए। क्योंकि चलो कार्बन के कंपाउंड एक जैसे होते तो चलो फिर भी चल जाता कि चलो सब एक जैसे हैं, अलग अलग हैं तो उनको यार यूज़ करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए नाम तो रखना पड़ेगा ना, है ना। सोच के देखो, 2-4-5 देशों के क्या मिले हैं, आपके साइंटिस्ट मिले हैं और वो कार्बन कंपाउंड्स की बात करना चाहते हैं, लेकिन नाम का आता पता नहीं, कैसे काम चलेगा। इसलिए नेमिंग या नॉमेनक्लेचर की बात की जाती है। अब नॉमेनक्लेचर या जो नामकरण है ये 2 तरीके से किया जाता है। एक कॉमन, जिसे हम ट्राइबल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, क्या होता है समझेंगे, और एक होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे घर का नाम है, पेट नेम, निक नेम, जो भी आप बोलते हैं, है ना, ठीक है। और कैसे रखे जाते हैं हमारे घर के नाम, उस पर बात करेंगे। और ये है IUPAC नाम, मतलब वो नाम जो आपके स्कूल के लिए एक स्टैंडर्ड वाला नाम होता है, अच्छा वाला, है ना, जिससे दुनिया आपको जानती। तो 2 तरीके के नाम होते हैं। फटाफट से हम समझते हैं कि क्या होता है कॉमन या हमारा जो ट्राइबल नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम है, और फिर हम समझेंगे कि भैया ये जो IUPAC वाला सिस्टम है ये क्या है ना। सुनने में आपको लग रहा हो ना IUPAC UPSC, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है क्या? ठीक है, जिनको भी UPSC की तैयारी करनी ना, हमारे कुछ लोग आजकल यूट्यूब पे देख के बड़ा मोटिवेट होते हैं। दोस्त, एज अ एल्डर ब्रदर मैं आपको एक सजेशन दे दूंगा, अभी से अपना माइंड सेटअप वैसा करो, उस हिसाब से पढ़ना शुरू करो, ताकि आप अपने आप को अभी से वैसे इमेजिन कर पाओ। ठीक है, फील करना अभी से शुरू करो, फील करोगे तो उस हिसाब से पढ़ोगे भी। चलो ठीक है, फटाफट से बात करते हैं
कॉमन या ट्राइवियल नोमेनक्लेचर की ये क्या होता है, सुनो। स्टैंडर्ड नाम रखने से पहले, जैसे कि मान लीजिए मेरा जो नॉर्मल जो नेम है या स्टैंडर्ड जो नेम है वो राहुल है, मेरे घर वालों ने मेरा नाम राहुल रखा, लेकिन उसके पहले बहुत जनरल नाम से आपको बुलाया जाता है ना। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गुड़िया, पुचकू, भाई, मतलब कुछ भी बोल देते हो आप, बोलते हैं ना भी। ये क्या होते हैं, ये हमारे कॉमन नेम्स की तरह होते हैं। अब केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं और खासकर कार्बन्स वाले, इनका जो कॉमन नेम होता है, ये जो रखा गया था, ये जो कॉमन नेम रखा गया था, ये रखा जाता है अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज या कोई पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड जहां से मिला, यानी कि जहां से उसकी डिस्कवरी हुई, उसके बेस पर रख दिया। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हो सकता है कि जो भी वो कार्बन कंपाउंड है उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पर नाम रख दिया। जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए आप कानपुर से हैं तो लोग क्या बोल देते हैं, अरे तुम तो कानपुरिया हो। कुछ लोग होते हैं ना जो छोटे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या रख देते हैं, छोटू। कुछ लोगों का जो चेहरा होता है वो डल होता है तो उन्होंने कालू, ऐसा नाम रख देते ना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर या कहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके बेसिस पर। तो ऐसे ही हमारे कार्बन कंपाउंड्स की भी कहानी है। वो कार्बन कंपाउंड्स यदि मान लीजिए कहीं से डिस्कवर हुए हैं, किसी ने डिस्कवरी की है, उसके नाम पे रख दिया। हो सकता है उनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो उनके नाम को डिफाइन कर रहे हैं तो उसके आधार पर उनका नाम रख दिया। तो ये नाम कहलाते हैं कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम। अब लेकिन इन नामों के साथ दिक्कत क्या होती है, इन नामों के साथ जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि इन नामों को सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने उन नामों को पहले से सुन रखा है। अब मान लीजिए 4 लोगों के बीच में आप किसी को बुलाओ कालू, तो सिर्फ कालू को पता है, लेकिन बाकी जो लोग उनको तो नहीं पता। ये तो मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी। उदाहरण के तौर पर आपको मान के सुनो, आप जापान के हो, है ना। अब आपने क्या किया, एज अ जापानी मेंबर या एक जापानी साइंटिस्ट होने के नाते आपने इस कार्बन कंपाउंड का नाम क्या रख दिया, ओम शाम, मान लीजिए आपने रख दिया। अब भाई वो ओम शाम जो कंपाउंड है वो इंडिया में भी होगा, केमिस्ट्री तो हर जगह। अब वो जो जापानी साइंटिस्ट बाई चांस इंडिया में आया, अब वो कर रहा है ओम शाम ओम शाम ओम शाम। अरे इंडियन साइंटिस्टों को समझ नहीं आ रहा। ये दिक्कत होती है कॉमन नेम के साथ। इसी वजह से फिर हम स्टैंडर्ड नेम रखते हैं, वो नाम जो सबको सेम तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कॉमन या ट्राइवियल नेम्स होते हैं, ये जो होते हैं ये अपने आप में ट्रेडिशनल तरीका होता है, IUPAC सिस्टम आने से पहले रखा गया था। और इनका जो नाम रखने का तरीका होता है वो डिपेंड करता है कि भाई आपका सोर्स क्या था। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। डिस्कवरर यानी कि किसने डिस्कवरी की थी, हो सकता है उसके नाम पर रख दिया जाए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम पर। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपके सामने ना ये इमेज दिखाता हूँ। आपने सभी ने इनको तो देखा ही, हमारी चींटी रानी, है ना। ये जो चींटी होती है, आप जानते हैं जो चींटी है इसको लैटिन लैंग्वेज, हम तो हिंदी में चींटी बोल देते हैं, इंग्लिश में आप क्या बोल देते हो, आंट बोल देते हो, पर एक लैंग्वेज होती है लैटिन। इस सॉरी लैटिन लैंग्वेज में जो हमारी चींटी जी है इसको बोलते हैं फॉर्मिका। क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। अब इसके अंदर से एक एसिड निकलता है जिसे हम बोल देते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब आप मुझे बताओ ये जो फॉर्मिक एसिड है, आपको नहीं लगता फॉर्मिका कहीं ना कहीं नाम सेम है? बस इसी वजह से तो सेम है क्योंकि आपने इस एसिड का नाम जो रखा है, ठीक है, वो किसके चक्कर में रखा है, ये कार्बनिक कंपाउंड होता है, ये कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, CH3COOH होता है। बट अभी आप इसका केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला मत देखो, अभी बस इतना समझो कि भैया इसका जो नाम आया वो किसके चक्कर में आया है, आंटी जी के चक्कर में, नहीं आंटी जी के चक्कर में नहीं, आंट के चक्कर में, चींटी के चक्कर में। तो इसी वजह से आपने उसका नाम रख दिया। सिमिलरली क्या होता है, जैसे कि ये है भाई साहब हमारे कौन, विनेगर, ठीक है। ये जो विनेगर होता है, जैसे आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो, इंग्लिश में तो विनेगर बोलते हैं ना, सिरका, ठीक है। ये जो होता है इसे लैटिन लैंग्वेज में, अच्छा इसका नाम क्या होता है आप जानते हो, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब क्यों, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो है एसिटम, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है मैंने ऊपर नीचे लिख दी, बट द पॉइंट इज कि लैटिन लैंग्वेज का एक नाम था एसिटम, उसी के बेसिस पर आपने क्या रख दिया, एसिटिक एसिड। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं ये कौन से वाले हैं, ट्राइवियल नेम के। जैसे कि एक गैस होती है जिसे हम बोलते हैं मार्श गैस, जैसे आप नॉर्मली इस नाम से नहीं जानते हो, आप नाम से जानते हो मीथेन, CH4, ये होती है मीथेन गैस, जैसे आप मार्श गैस बोलते हैं। अब ये क्यों ये नाम रखा गया, क्योंकि ये जो गैस है ये कहां से मिलती है, मार्श लैंड से।
अब मार्शलैंड क्या होता है आप जानते हैं, वो जो दलदल होती है ना, दलदल, वही जहाँ कोई घुस जाए तो वापस नहीं आ पाता, कीचड़ वाला इलाका, दलदल वाला इलाका जो होता है उसे मार्शलैंड बोलते हैं। और वहां से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो मार्श गैस CH4 होती है, मीथेन, जो कि फ्लेमेबल होती, जल जाती, ईंधन फ्यूल के रूप में यूज की जाती है। तो ये कहाँ से हो गया, जहां से वो मतलब बेसिकली पैदा हो रही, प्रोड्यूस हो रही। ये लोगों का नाम मैंने क्यों रखा, क्योंकि फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड आया और आपके एसिटम से एसिटिक एसिड आया, विनेगर, जो खाने पीने में यूज होता है। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर देते हो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का ट्रेडिशनली। बट जो दिक्कत आई वो यही आई कि इन नामों को आप सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हो, लोकल में यूज कर सकते हो या उन लोगों के लिए यूज कर सकते हो जिनको आप जानते हो। ऑल्दो ये जो नाम है, ये कुछ नाम ऐसे हुए जो IUPAC ने एक्सेप्ट भी कर ली। किसी किसी का नाम IUPAC को पसंद आया कि चलो यार ये नाम पसंद आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहे आप किसी भी कंट्री के हो आप फॉर्मिक एसिड जानते हो, चाहे आप किसी भी कंट्री के हो आप एसिटिक एसिड जानते हो, है ना। तो ये जो कुछ नाम है ट्रेडिशनली ये IUPAC ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन सारे नाम एक्सेप्ट नहीं किए, है ना। तो ये चीज आपने याद रखना है कि व्हाट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन जनरल, यानी ट्रेडिशनली मैंने आपको बता दिया। नाउ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का एक बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसकी चर्चा क्यों करनी है दोस्त, उसकी चर्चा इसलिए करनी है क्योंकि स्टैंडर्ड नाम तो यार जरूरी होगा ना। सोच के देखो ना, लोकल नाम कब तक यूज करोगे, बड़े होने के नाते सोच के देखो। आपके घर में भी आजकल तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सेम नाम जो है सब जगह चलने देते हैं, क्योंकि मान लो कोई ऐसा नाम रख दिया आपने जो बच्चों के लिए मजाक बन गया, तो यार फिर वो पता है ना आप लोग दोस्त क्या टांग खींचते हैं दोस्त लोग, ठीक है। तो बस हो जाती है दिक्कत, फिर समझ जाओ आप। चलो अब आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब एक स्टैंडर्ड संस्था है केमिस्ट्री की, है ना, या ऐसे समझ लीजिए कि केमिस्ट्री मेंबर्स की, हमारे जो साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री वाले, उन मेंबर्स की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था है जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। इन्होंने 1919 के आसपास, 1919 के आसपास क्या किया था, किसकी चर्चा शुरू की थी, IUPAC नेम की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम नॉमेनक्लेचर को करने वाले नहीं हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि वो नॉमेनक्लेचर का जो स्टैंडर्ड तरीका है। दोस्त याद रखना, बिफोर गेटिंग इनटू डीप थिंग, हम किसी भी चीज को गहराई में जानने से पहले हमें ऊपर की चीजों को देखना पड़ेगा। पहले आप एक पैटर्न देख लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरीके से नाम को हमें सेट करना है, फिर हम सीखेंगे एक एक चीज को। मतलब कि जो मैं आपके सामने अभी बता रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। याद रखिए कि जो IUPAC ने, इसने एक सिस्टम प्रोवाइड किया था सिस्टमेटिक नेम का, और ये सिस्टमेटिक नेम हमें क्यों यूज करना पड़ा, ताकि हम ग्लोबली, यानी कि हर जगह पे, चाहे हम चाइना चले जाए, चाहे हम इंडिया, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे उसमें क्या बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी, एक समानता बनी रहे, है ना। मैं यदि यहाँ राहुल कहला रहा हूं तो वहां जाकर भी मुझे लोग राहुल ही बोले, है ना, कुछ और नाम ना दे दे, है ना, इस टाइप का नाम ना दे दे। चलिए, तो इसी बात पे आपको सबसे पहले समझना है जनरल फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है या किसी और का नाम है, हम लोग कैसे नाम लिखते हैं, हम लोग अपना नाम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक होता है हमारा सबसे पहला नाम, फर्स्ट नेम, ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम है राहुल, मान के लो है यार। फिर हम लोग लिखते हैं मिडिल नेम कुमार, और थर्ड नेम होता है मान लीजिए साहू। अभी जो नाम मैंने लिखा है इसमें फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और थर्ड नेम है या लास्ट नेम है। कुछ लोगों के में फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है, पर मिडिल नेम नहीं होता। पर ये कहलाता क्या है, एक फॉर्मेट है ना। साउथ में या फिर हमारे कुछ एरियाज इंडिया में ऐसे हैं जो रिवर्स करते हैं, पहले अपना सरनेम लगा देते हैं। कुछ लोग अपने नेम में क्या लगाते थे, मॉम एंड डैड का नाम लगाते हैं, तो वो उनका फॉर्मेट है। ऐसे ही जब आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का स्पेशली नॉमेनक्लेचर देखते हो तो उनका एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट आपको सीखना है, क्योंकि फॉर्मेट अभी 10th में एज वेल एज आपको 11th 12th में भी काम आता है, इसलिए फॉर्मेट आपको क्लियर रखना जरूरी है। फिर हम सीखेंगे कि हमें अभी यानी कि 10th में क्या करना है, लेकिन फॉर्मेट आप अभी सीख लो। फॉर्मेट में आपको क्या क्या जानना है, सिंपल जो है वो ध्यान सुनिएगा। जैसे हमारे नाम में 3 सेक्शंस होते हैं, इनके नाम में भी 3 सेक्शंस होते हैं। पहला जो सेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है ये पेरेंट नेम या रूट वर्ड बोलते हैं इसको। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मिडिल नेम। ध्यान से, हमारे लिए मिडिल नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर केमिस्ट्री में मिडिल नेम बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है मिडिल नेम की तरह। इसके आगे जो लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, यानी कि पहले वाला सीन, और इसके जो बाद में लिखा जाएगा इसे हम बोल देंगे सफिक्स, ठीक है, बाद में जो लिखते हैं उसे सफिक्स।
जैसे हिंदी बोलते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, वैसे ही प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब पेरेंट नेम, रूट, ये सब क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये सब क्या है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा एक एक करके। बट पहले तो आपको ये पूरा का पूरा एक सीन याद रखना है कि भैया किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है नाम का। जब भी आप नाम पढ़ते हैं किसी भी केमिस्ट्री में कंपाउंड का, तो उसके नाम की जो शुरुआत होती है पढ़ने की और लिखने की, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स से शुरू होती है इस तरीके से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट नेम, रूट नेम, क्योंकि ये डिफाइन करता है किसी भी कंपाउंड को। अब एक एक समझते हैं कि पेरेंट नेम या रूट नेम का क्या मतलब है। ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, इन सब चीजों को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अरे ये क्या हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसको हम करते हैं ऊपर। सबसे पहले आपको सीखना है पेरेंट नेम या रूट नेम क्या होता है। दोस्त, यदि आपको याद हो तो एक चीज मैंने आपके साथ साझा की थी, वो ये थी कि जब आप कैटिनेशन देखते हो किसी भी कार्बन कंपाउंड का, तो कैटिनेशन में एक चीज होती है कार्बन की चेन बनाने की क्षमता, यानी कि वही एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ जाओ, हाँ या ना। तो जब आप किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं कार्बन कंपाउंड्स की एक चेन नजर आएगी। हो सकता है वो सीधी उल्टी जैसी भी कार्बन की चेन नजर आएगी। तो ये जो पेरेंट वर्ड है ना, पेरेंट नेम या रूट जो आपने लिखा है, ये दरअसल क्या दिखाएगा, ये दरअसल हमें दिखाएगा कार्बन के एटम्स या कार्बन के नंबर्स को किसी भी कार्बन की चेन में। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वहां कितने कार्बन नंबर एटम्स या कार्बन के कितने नंबर्स ही बोल देता हूं मैं, है ना, कार्बन एटम्स कितने वहां प्रेजेंट हैं उसकी बात करेगा। लेकिन याद रखना हमें हमेशा चूज करनी होती है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट चेन हमें, चेन बोल रहा हूं, चेन बोल रहा हूं, पता नहीं क्या ही बोल रहा हूं, चेन होता है ना, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन रहने वाली हमें उसको यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपके सामने मैंने एक ये बनाया है कंपाउंड, आपके सामने ये जो मैंने बनाया है पूरा कंपाउंड नहीं है, एग्जाम्पल के लिए सी 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 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यदि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर, ये होती है हमारी स्ट्रेट चेन, और उसी के साथ जो बाजू में निकलती है उसे हम ब्रांच बोल देते हैं, ठीक है। अब यदि आप इसमें नोटिस करें तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, करेक्ट, कितने हैं टोटल 5 यदि हम स्ट्रेट देखना है। लेकिन यदि कोई चाहे तो ऐसे भी देख सकता है कि सर 1 2 3 4 5 लो, क्या ये एक कार्बन चेन का काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। हमेशा याद रखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उतने जो भी आपके लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन के कंपाउंड्स आएंगे वही आपको कार्बन जो कंपाउंड्स हैं उनका जो नाम आएगा उसी को आप क्या बोल देंगे, रूट वर्ड। उदाहरण के लिए जब आप इस कार्बन कंपाउंड्स की चेन में देखेंगे तो यहां कार्बन के कितने एटम्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं ना, और 5 के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो, हमेशा याद रखिएगा पेंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे हालांकि मैंने आपको इसकी टेबल अर्लियर वीडियोस में बताया कि जैसे कार्बन 1 होता है तो हम क्या बोलते हैं, 2 होता है तो क्या बोलते हैं, 3 होता है तो हम क्या बोलते हैं, 4 होता है तो ब्यूटेन, ऐसे ब्यूट वर्ड, प्रोप वर्ड मैंने यूज करके बताए थे ना आपको। वही बात मैं यहां कर रहा हूं कि ये जो कार्बन की चेन है उसके आधार पर आप कार्बन को गिनोगे और अपना रूट वर्ड या पेरेंट नेम डिसाइड करोगे। 5 है तो पेंट हो गया, है ना, 1 कार्बन है तो मीथ, 2 कार्बन है तो ईथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक पूरी की पूरी टेबल बताई। सेम चीज आप यहां करने वाले हो, बस यहां जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोस्त हमेशा आपको लंबी वाली चेन पकड़नी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए मैं इसमें कुछ एडिट कर देता, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, अब कोई स्टूडेंट चाहता तो वो कर सकता था क्या कि सर ये भी एक चेन बन रही है, करेक्ट, येलो वाली, और कलर चेंज करते हैं, कौन सा ले लेना, मस्त वाला जो है व्हाइट, ये भी देखो ध्यान से व्हाइट वाली। यदि आप व्हाइट वाले को देखोगे तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यदि आप येलो वाले को देखेंगे ध्यान से तो 1 2 3 4 5। अब ज्यादा कार्बन किस में आएंगे, एल वाली शेप वाली चेन में, इसी वजह से आप किसको प्रेफर करेंगे। अब जब आपको रूट वर्ड यानी कि पेरेंट नेम डिसाइड करना होगा तो आप 6 वाला लेंगे, यानी कि हेक्स वर्ड ले लेंगे, हेक्सागन वाला हेक्स। लेकिन यदि आप सीधा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करना होता है हमें पेरेंट नेम में रूट वर्ड के लिए सबसे पहला काम। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आपको ये समझ नहीं आएगा दोस्त कि कहां क्या रख रहे हो, कैसे रखना है वो अलग मसला है, बट कहां क्या रख रहे हो ये तो भी समझो ना आप। तो आपने सबसे पहला काम करना है कि चेन में पेरेंट नेम में रूट वर्ड को डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करोगे, सबसे लंबी चेन। अच्छा, यही छोटी सी बात और बता देता हूं, कई बार क्या होगा
कि ऐसी सिचुएशन भी होती है, ये अभी आप सिर्फ सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल में और क्लियर होगा। कई बार क्या होता है बच्चों कि आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल आएगा जिसमें मैं बताता हूँ, बल्कि बना ही देता हूँ ना यार। मान लीजिए मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। ये है आपके सामने क्या, एक ब्रांच, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हो गया। चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और साइड लिखेंगे दोस्त, ये कार्बन और ये है, चलो ऐसा कर लेते हैं, ये कार्बन, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, यदि मैं सीधा चलूं तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लो इसको भी चेक कर लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यार यहां भी कार्बन की नंबर 6 दिख रहे हैं और यहां भी मुझे कार्बन की नंबर 6 दिख रहे हैं, तब क्या करें? क्योंकि सर ने या हमारे जो भाई साहब उन्होंने ये बताया है कि जब कार्बन के नंबर किसी चेन में ज्यादा हो वो वाली चेन पकड़ लो। लेकिन यहां तो हमें सीधे में भी 6 दिख रहे हैं और यूं दूसरी ब्रांच में भी 6 दिख रहे हैं, तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में हम उस चेन को चुनते हैं जो हमें ज्यादा ब्रांच दे। ये क्या बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं यहां से इस कार्बन चेन को पकड़ लूं तो ये तो आपकी कार्बन चेन आ जाएगी क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है। अब इसमें आपको कितनी ब्रांच देखने को मिल रही है? ध्यान से देखिए, जितनी डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच होती है वो ब्रांच कहलाएंगी। यानी कि कोई व्यक्ति जब इस चेन पर बैठेगा तो उसे एक ही ब्रांच दिखेगी। इस मेन चेन से जो ब्रांच निकल के आ रही है वो कितनी, केवल एक, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि एक काम करें, ध्यान से समझिएगा क्योंकि कंफ्यूज कर देता है। मैं अब बोल रहा हूं कि छोटा सा काम करें। अब एक काम करें कि ये व्हाइट वाला जो मैंने बनाया है सेक्शन, इस पर ध्यान दें, इस वाली सिस्टम पर ध्यान दें। इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी भी कार्बन कितने? 6 हैं, पहले भी 6 थे अभी। लेकिन इस केस में मुझे क्या फायदा हुआ? यदि मैं ये वाली चेन ले रहा हूं तो भाई साहब मुझे ब्रांच जो है वो 2 मिल रही हैं। एक ब्रांच जिस तरफ जा रही है, ध्यान से देखिए, ये रेड वाली, और एक ब्रांच ये निकल के आ रही है। कितनी ब्रांचेस आ रही है? 2। तो जब भी ये मैंने आपको एडिशनल पॉइंट इसलिए बता दिया ताकि आपको अभी से क्लियरिटी हो। यदि मान लीजिए 2 अलग अलग चेन हैं जिसमें कार्बन के जो नंबर हैं वो सेम आ रहे हैं, तो आपको वो वाली कार्बन चेन पकड़नी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपको नजर आए, ब्रांचेस जो है वो ज्यादा नजर आए। ये चीज आपको क्लियर रखनी, ठीक है। चलिए, वैसे भी आपके साथ जब मैं और डिटेलिंग में बात करूंगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम्पल की क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरेंट नेम या रूट नेम के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की। अब ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं IUPAC नेमिंग में, ये क्या होते हैं? तो प्राइमरी प्रीफिक्स इंडिकेट्स स्पेशल स्ट्रक्चर फीचर्स लाइक रिंग्स और अदर एलिमेंट्स इन दी कंपाउंड। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे कि आपके सामने ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, पहली बात तो एक चीज अभी याद रख लो, प्राइमरी प्रीफिक्स का 10th में कोई यूज नहीं है, ये आता है मेनली 11th में काम। लेकिन फिर भी समझ लो क्या होता है दोस्त, जब आप कार्बन कंपाउंड्स को देख रहे हो या कार्बन की चेन देख रहे हो तो आपने एक चीज पढ़ी कि जो कार्बन है ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना लेता है। आप जानते हो, 1 2 3 4 5, मान लो मैंने इसको एक रिंग स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 और ये हो गया सीधा 1 4 ही तो बने यार, क्या कर रहा हूं मैं, ये हो गया रिंग स्ट्रक्चर, इसने पैक कर लिया अपने आप को, ठीक है। अब ये ओपन चेन हो गई और ये क्लोज चेन हो गई। तो यदि हमारा सिस्टम ओपन है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्राइमरी प्रीफिक्स की। लेकिन यदि हमारा सिस्टम क्लोज हो जाता है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं जो कि मैंने आपको बताया भी था, साइकिल चेन की बात जब हम करते हैं तो वो जो वर्ड है वो दरअसल क्या है, आपके स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश करता है। प्राइमरी प्रीफिक्स का काम ही ये है कि आपकी जो चेन है वो ओपन है या क्लोज है, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर भैया वो रिंग वाला तो नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स का काम ये है। तो आप भी याद रखें, यदि आपके सामने कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर आएगा जो कि 10th में नहीं मिलने वाला है आपको, इसलिए आपको इसमें उलझना नहीं। 10th में हम इसका यूज नहीं करते, लेकिन जब आप 11th में जाएंगे तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा क्योंकि वहां आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर भी मिलेंगे और साइक्लिक वाले भी या रिंग वाले भी। तो जब रिंग वाले स्ट्रक्चर आते हैं तो आपको एक वर्ड यूज करना पड़ता है किसी भी नाम को लिखने से पहले, तो इसलिए आपके लिए वो प्रीफिक्स का काम करता है, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए, ओके। चलो फिर आता है हमारा कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले जो फिक्स किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली प्रीफिक्स ही तो कहेंगे। बाद में जो फिक्स करते हैं उसे सफिक्स।
हिंदी में जैसे ना उपसर्ग प्रत्यय। चलो अब सेकेंडरी जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या कहता है, ये भाई साहब हमें बताते हैं कि तुम्हारी जो ब्रांच है या ब्रांच को हम सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं उनकी बात करता है। याद रखिएगा कार्बन की जो मेन चेन होती है उसके साइड में जो लगे रहते हैं वो ब्रांचेस कहलाते हैं, और साथ में से आप क्या बोल देंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। उनकी बात जो करे वो है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि आप इसको ध्यान से देखें, इसके बाद यहां जो चेन है यदि हमें इनकी बात करनी है, कितनी चेन बन रही है, एक, दो बन सकती हैं, तीन बन सकती हैं, एक कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन है, वो अलग मसला है, वो उसको लिखना कैसे है। लेकिन आपने चेन के लिए सबसे पहले आपने बात की मेन हिस्से के लिए, पेरेंट की बात की, फिर आपने बात की प्राइमरी प्रीफिक्स कि भैया आपकी चेन ओपन है या क्लोज वाली, फिर आप बात कर रहे हो और जो आपका प्रीफिक्स है सेकेंडरी नंबर पे वो बात कर रहा है बच्चा ब्रांचेस की। ठीक है, आप बस इतना याद रख लीजिए कि किस पर्टिकुलर प्रीफिक्स का क्या काम है, उसको यूज कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, दैट इज अनदर थिंग, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर जिसको हम बात करेंगे सफिक्स। प्रीफिक्स की बात मैंने बता दी आपको कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो क्या करता है, सेकेंडरी जो है वो आपके कार्बन की ब्रांचेस को बताएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वन लाइनर में, कई बार क्या होगा कि वो आपसे एक स्ट्रक्चर दे देगा, आपसे स्ट्रक्चर देखने के बाद वो बोलेगा कि यहाँ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। याद रखिएगा ब्रांचेस वर्ड यूज नहीं होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे कि इस ब्रांच में मैं यदि आपसे पूछूं कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप क्या बोल सकते हो, 1। ठीक है, कितना बोल सकते हो आप, 1। और लेकिन उसके लिए भी तुम्हें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कितनी ब्रांचेस निकल सकती है, उसके लिए पता है आपको डिसाइड क्या करना पड़ता है, पेरेंट बताया था ना, लॉन्गर चेन, जितनी ज्यादा चेन बना सको, जितनी लंबी चेन बना सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सफिक्स को लेकर। अरे यार ये बार बार भूल जाता हूं क्या मैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सफिक्स। अब सफिक्स का मतलब क्या भी है, जो तुम बाद में जोड़ रहे हो। इसमें भी दो लोग होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स आपका बताता है कि जो आपका कार्बन कंपाउंड है ये सैचुरेशन वाला है या अनसैचुरेशन। सैचुरेशन और अनसैचुरेशन क्या होता था आपको याद है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बात होती थी तो हम सैचुरेशन बोलते थे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते थे तो हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते थे। तो यदि आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं तो आपको अलग वर्ड यूज करना होता है, जो कि आप जानते भी हैं, आपने सुना भी है, हमने डिस्कस किया था। याद है आप एक वर्ड यूज करते थे एन, जैसे कि मीथेन है ना, एथेन, प्रोपेन, फिर आपने क्या किया था आगे बात कीजिए, प्रोपीन, एन, इन, आइन, कुछ याद आ रहा है आपको, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या करते थे यूज, एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, थर्ड के लिए हम क्या, तीन बॉन्ड वाले को हम क्या करते थे, आइन। तो ये जो वर्ड है आप यूज जो कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, आप डिपेंड कर रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, और उसके लिए आपके पास होता है कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स होता है। ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, फिर आता है हमारा कौन सा सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ये क्या बात करता है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये जो पैटर्न है, ये जो फॉर्मेट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। सेकेंडरी जो सफिक्स होता है ये बात करता है फंक्शनल ग्रुप की। अब यदि आपको थोड़ा बहुत याद है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, मैंने आपको जब जो हमारा कार्बन उसके वर्सेटाइल नेचर पे हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, विल यू बी माई फ्रेंड। ये कौन पूछता था, कार्बन पूछता था, और कार्बन ने जैसे ही विल यू बी माई फ्रेंड पूछा तो बहुत सारे लोग उससे दोस्ती करने के लिए आ गए, और वो जो दोस्ती करने के लिए लोग आते हैं उन्हें हम क्या बोल देते थे, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हेलोजन वाले, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले लोग होते थे। फिर कुछ लोग हमारे कौन से होते थे, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब पढ़ोगे आप धीरे धीरे, कुछ की चर्चा तो मैंने टेबल में की भी थी। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं, यदि कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं और क्योंकि ये जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में चेंज होगा, तो उन्हें हम क्या बोल देते थे, फंक्शनल ग्रुप। वही फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी कार्बन के कंपाउंड में आकर चिपकते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उन्हें हम कहाँ मेंशन करते हैं, भाई क्योंकि कोई व्यक्ति आया है ना, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कल को किसी के साथ तुम शादी, तुम तो किसी के साथ करोगे ही, या फिर किसी से तुम करोगे, डिपेंड करेगा ना कि लड़का हो लड़की, तो डिपेंड करेगा कि आप जो भी हो उस हिसाब से नाम चेंज हो भी सकता है, नहीं भी, आजकल कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि नाम चेंज होगा तो भैया उनके नाम की भी तो इज्जत होगी ना, उनका भी तो नाम हो सकता है सरनेम बदलो ना बदलो, कुछ लोग अपना भी नाम लिखते हैं, सामने वाले का नाम भी लिखते हैं। तो द पॉइंट इज, जो भी आप नाम यूज कर रहे हो वो नाम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी बताता है। अब यदि हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं दोस्त, फंक्शनल ग्रुप के लिए। उदाहरण के लिए जब आप पेन आ जाओ, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने एक, हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल,
ठीक है, एल्कोहल। जैसे ये एल्कोहल आता है, मान लीजिए, ठीक है, किसी भी चलिए CH4 मीथेन गैस होती है ना, अभी मैंने बताया। अब मान लीजिए क्या हुआ कि इसी में मैंने एल्कोहल ग्रुप को अटैच कर दिया, तो आप जानते हो इसका जो नाम होता है उसके पीछे हम एक वर्ड लगा देते हैं, मेथेनॉल बोलना शुरू कर देते हैं। ये एल्कोहल से ही आता है। अब ये जो नाम है ये बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। क्यों आपने पीछे लगाया? क्योंकि आप एक फंक्शनल ग्रुप को दिखा रहे हो, उसके नाम को दर्शा रहे हो। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपके सामने वीडियो बना के दिया हुआ है ये प्राइमरली सिर्फ बात कर रहा है स्ट्रक्चर की। आपके आगे सबसे पहले होगा कौन सा प्रीफिक्स? सेकेंडरी, जहां से आपकी पूरी बातें शुरू होगी। फिर आएगा कौन? आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आएगा आपका रूट वर्ड। फिर आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स और फिर आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त होता है पेरेंट वर्ड या फिर पेरेंट नेम या रूट वर्ड। हमारे लिए प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है वो इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, 10th के लिए। ऑल्दो आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। फिर जितनी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा तो मैं आपके इस प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, रूट वर्ड के ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन गारंटीड हैं, बनते ही हैं, इसलिए आपको इसको सीखना बेहद जरूरी है। तब तक आपने क्या करना है? बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है विदाउट एनी बर्डन। और साथ ही साथ अपने आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो टाइम होता है ना दीपावली से पहले, उसमें छोटे छोटे इवेंट्स चल रहे होते हैं अलग अलग, तो आप उसको पार्टिसिपेट भी करो, ठीक है, एग्जाम देने के साथ। तब तक आपने क्या करना है? मस्ती और पढ़ाई। चलिए, थैंक्स फॉर टुडे बच्चों।